मैं सत्येंद्र कुमार आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस कक्षा में हम सामाजिक विज्ञान के तहत अर्थशास्त्र पुस्तक का द्वितीय पाठ आज लेकर आए हैं। इस पाठ में हम संसाधन के रूप में लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये लेसन हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसका पहला भाग लेंगे, संसाधन के रूप में लोग। तो चलिए फिर बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसका आज हम द्वितीय संबोध लेंगे, संसाधन के रूप में लोग। इसका पहला भाग आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं को आज हम इस कक्षा में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण। कि मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से होता है। इस ही अध्याय के अंदर हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में हमने बांटा है और वो कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त जो अगला बिंदु होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है आर्थिक क्रियाएं, यानी कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं और आर्थिक क्रियाओं को हमने कितने भागों में बांटा गया है। इन सब की चर्चा आज हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम संसाधन के रूप में लोग इसको समझते हैं। देखिए, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। देखिए, जो लोग हैं उनको हम संसाधन के रूप में अगर हम देखते हैं तो वह राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाला एक कारक होता है। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी किसी भी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं या सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उन सब का जो मौद्रिक मूल्य है, यानी जो उनकी कीमत है, बाजार कीमत है, उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो जब लोगों के अंदर उत्पादन कौशल और क्षमताओं का विकास किया जाता है तो जो लोग हैं वो एक संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी तक हम इसको अगर हम नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ जाती है तो हम ये सोचते हैं कि ये इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए हम भोजन किस तरह से प्रदान करेंगे, शिक्षा किस तरह से प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से प्रदान करेंगे, इनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम ये नकारात्मक पहलू से सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए किस प्रकार से इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो हम इसको एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो लोग हमें संसाधन के रूप में नहीं दिखते हैं, बल्कि वो किस रूप में दिखते हैं, वो हमें दिखते हैं एक, जब हम लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, यानी जब हम अपनी जनसंख्या को नकारात्मक रूप से देखते हैं तब वो हमको संसाधन के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि वो एक बोझ लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सुविधाओं को हम किस प्रकार से पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसी मानव संसाधन को, यानी जो लोग हैं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाए
और उनको प्रशिक्षण देकर विकसित किया जाए तो वह मानव पूंजी हो जाता है। जो देश के लोगों की शक्ति है वह उत्पादन के काम में आ जाती है और उत्पादकता बढ़ने से वह शक्ति उत्पादन का एक कारक हो जाती है। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति हम मानव पूंजी से भी प्रतिफल प्रदान कर सकते हैं। अधिक शिक्षित, बेहतर प्रशिक्षित लोग उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली आय के साथ साथ अधिक स्वास्थ्य, लोगों के उच्च स्वास्थ्य। जब इस विद्वान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा किया जाता है और मानव पूंजी में निवेश के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य, लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जो हमारे पास जनसंख्या है उस जनसंख्या को यदि हम बेहतर शिक्षा दें, प्रशिक्षण दें और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ये जो कारक है यह भौतिक पूंजी की तरह ही काम करता है। अगर हमारे पास बेहतर शिक्षित लोग होंगे, प्रशिक्षित लोग होते हैं तो वो बहुत अधिक उत्पादकता देते हैं और जो स्वस्थ लोग होते हैं उनकी उत्पादकता खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो मानव पूंजी का हमें निर्माण करना है। हम अपने लोगों को बोझ न समझकर यदि हम उनको मानव पूंजी की तरह ट्रीट करें, यानी मानव पूंजी की तरह उनको देखभाल करें तो यह देश की उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो कुल मिलाकर इससे हम यह समझाना चाह रहे हैं कि जो मानव शक्ति है यानी जो लोग हैं उनको हम नकारात्मक दृष्टि की बजाय हम उनको सकारात्मक दृष्टि से देखें, उनको बोझ न समझकर उनको उत्पादन का एक कारक माने और उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वह एक मानव पूंजी बन जाए। अब प्रश्न ये आता है कि मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? नहीं, ये उससे भी अधिक है। एक प्रश्न और आता है कि मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा, डॉलर के समान है? नहीं, ये उससे भी अधिक है। यानी जो मानव पूंजी है वो भूमि और श्रम के समान नहीं, उससे भी ज्यादा है। या जो हमने भौतिक पूंजी की बात की थी यह भौतिक पूंजी से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। अब इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी देखते हैं, एक है सकल और दूसरा विकास। तो पहले हम सकल की कहानी देखते हैं कि सकल की कहानी क्या है और इससे हम मानव पूंजी को समझने का प्रयास करते हैं। दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव सीमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। तो ये सीमापुर के सकल की घर की परिस्थितियां हैं कि उसकी माँ घर का कामकाज करती थी, पिता खेत में काम करते थे, उसके चाचा बेरोजगार थे और वो घर में अपने भाई बहनों की देखभाल करता था और देखभाल करके अपनी माँ की सहायता। अब उसके बाद वे उस
पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोड़ देते थे, जिसमें उसने शीघ्र ही प्रवेश पा लिया। यानी जो शकल था, उसके माता पिता चाहते थे कि वो स्कूल में जाए और पढ़े लिखे, और उन्होंने उसका नाम स्कूल में दर्ज करवाया और उसके बाद उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और उसने उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर दिया। उन्होंने स्कूल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्जा लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शकल के माता पिता चाहते थे कि वो स्कूल जाए। उसने पढ़ा, बड़े लगन से कंप्यूटर का कोर्स किया और उसके बाद उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और वहां पर भी उसने अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग जारी रखा और इससे उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और इससे उसकी पदोन्नति हुई और उसकी आय में भी बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शकल ने ज्ञान और कौशल में वृद्धि की और ज्ञान और कौशल में वृद्धि से न केवल उसकी जो लाइफ स्टाइल है, यानी उसके जीवन में परिवर्तन आया, बल्कि उसने जो समाज में भी परिवर्तन लाया, यानी समाज के लिए भी वह लाभदायक सिद्ध हुआ। अब इसके बाद हम इसी गांव के दूसरे बच्चे विलास की कहानी देखते हैं कि विलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वो शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए ही कमा पाती थी और विलास गठिया का रोगी बन गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विलास की पारिवारिक स्थिति कैसे थी। विलास की पारिवारिक स्थिति कमजोर थी। उसके पिता जो मछुआरे थे, उनके मृत्यु के बाद उसकी माँ ने मछलियों का कार्य शुरू किया और मछलियों के कार्य शुरू करने से उनकी जो आय थी वो कम हो गई, यानी 150 रुपए ही वो रोज कमा पाते थे। और इसके साथ ही जो विलास था वह बीमार भी हो गया, उसको गठिया का रोग हो गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो विलास था वह स्वस्थ भी नहीं था, साथ ही साथ पढ़ने में भी उसकी रुचि नहीं थी। अब जब उसकी माँ बीमार पड़ गई तो उनके घर में जब देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा तो मजबूरी में विलास को भी वही काम करना पड़ा जो उसके माता पिता कर रहे थे। और उसी तरह जब उसकी आमदनी भी उन्हीं की तरह कम थी। अब ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर पाता या किस तरह से अपने जीवन की उन्नति कर पाता। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो विलास, तो हमने ये दोनों बच्चों की कहानी सुनी, शकल की और विलास की। तो शकल पढ़ने में अच्छा था, उसको पढ़ाई के अवसर मिले और उसने उसका उपयोग भी किया, जबकि विलास
विलास के पास पढ़ने के अवसर नहीं मिले, पढ़ने में उसकी रुचि भी नहीं थी और उसकी पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह भी उसी कमजोर वाली स्थिति में रह गया। तो यहाँ पर इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि विलास की स्थिति और सकल की स्थिति। सकल के पहनावे से हम देख सकते हैं कि वह किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा होगा और विलास के पहनावे को देखकर हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है। उसके जो कपड़े हैं वह फटे हैं, उसकी हालत बड़ी दयनीय है, जबकि उसके दोस्त जो उसी गांव में रहता था उसकी हालत काफी अच्छी है, वह काफी अच्छी तरीके से रह पा रहा है। वो अपने जीवन के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं को खरीद पा रहा है, उनका उपभोग कर पा रहा है और वो केवल अपना ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है और वह समाज के भलाई के लिए भी अच्छे काम कर पा रहा है। जैसे उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो सॉफ्टवेयर डेवलप होने से उसकी कंपनी को फायदा हुआ, यानी कहीं ना कहीं और लोगों को भी फायदा हुआ, जिसका फायदा उसको भी मिला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा, ज्ञान या कौशल से हम मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं और मानव किस प्रकार से एक पूंजी के रूप में विकसित हो सकता है। तो अभी हम जिन प्रश्नों को लेकर आए थे कि क्या मानव पूंजी भूमि और श्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी रुपया डॉलर से अधिक महत्वपूर्ण है या उससे अधिक है, तो उस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव पूंजी क्या है कि ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग जब किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो वह एक पूंजी बन जाता है जिसको हम मानव पूंजी कहते हैं। यानी यह जो है अब एक पूंजी की तरह काम करता है, उत्पादक के एक कारक की तरह यह काम करता है। और मानव पूंजी का निर्माण कैसे हो सकता है कि शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जा सकता है। जैसे हम सकल और विलास की कहानी पढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति स्वस्थ था, उसने शिक्षा भी ली, प्रशिक्षण भी लिया, तो वह मानव पूंजी बन गया। जबकि हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वह ना तो शिक्षा ही ग्रहण कर पाया, ना प्रशिक्षण ले पाया और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा ना होने के कारण वह मानव पूंजी नहीं बन पाया, वह केवल एक श्रम बनकर रह गया, यानी उत्पादन का एक कारक श्रम बनकर रह गया। तो मानव पूंजी क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक टेलर है, एक मैकेनिक है। तो ये सब लोगों ने किसी न किसी विधा में ज्ञान हासिल किया है, कौशल हासिल किया है, अनुभव हासिल किया है और ये एक उत्पादक के कारक के रूप में एक मानव पूंजी बन गए। देखिए मानव पूंजी क्या है, जो अन्य हमारे पास भूमि, भौतिक पूंजी या अन्य कारक हैं उन सब से श्रेष्ठ है। और उन सब से यह मानव पूंजी श्रेष्ठ क्यों है? देखिए मानव पूंजी इसलिए अधिक श्रेष्ठ है कि भूमि हो गई या भौतिक पूंजी हो गई, वो अपने आप उपयोगी नहीं बनते हैं, उनको उपयोगी बनाने के लिए हमें मानव पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। या हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी ही भूमि, पूंजी आदि का उपयोग करके इनको उत्पादन के लायक बनाती है या उनको इस प्रकार से बनाती है कि ये उत्पादन कर पाए। तो इसलिए जो मानव पूंजी है वो अन्य भौतिक संसाधनों से ज्यादा उपयोगी है, यानी भूमि से, श्रम से या पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब साधन मानव पूंजी का उपयोग नहीं करते बल्कि मानव पूंजी इनका उपयोग करके इनको उत्पादन के लायक बनाती है। आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। यानी ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, ये हमारे द्वितीय क्षेत्र में आ गया और ये तृतीय क्षेत्र में आ गया। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं। इसमें आ जाती है कृषि, वानिकी यानी वन, मत्स्य, खनन, ये सब चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आती है। यानी इस क्षेत्र में जो भी कार्य किया जाता है, कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, इससे जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन को हम प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कहते हैं या प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कहते हैं। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र,
देखिए द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, उत्खनन का कार्य आता है। यानी जहां पर भी निर्माण, विनिर्माण या उत्खनन का कार्य किया जाता है और उससे जो हमको आय प्राप्त होती है उसको द्वितीय क्षेत्र की आय कहते हैं। यानी हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों को में बांटा और उसमें जो निर्माण, विनिर्माण और उत्खनन को हमने द्वितीय क्षेत्र में रखा। इसके बाद जो तृतीय क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उसमें सेवाएं आती हैं। यानी जितने भी प्रकार की सेवाओं से हमें आय प्राप्त होती है या रोजगार प्राप्त होता है, वह सब तृतीय क्षेत्र में आता है। तो जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप है उनको हमने इस तरह से 3 क्षेत्रों में बांटा और जो तृतीय क्षेत्र है उसको हमने सेवा क्षेत्र। इसके अंदर व्यापार जो हो रहा है वह सेवा है, बैंकिंग हो रही है वो सेवा है, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, ये सब सेवाओं के क्षेत्र में आ गया। आप देखेंगे होटल आ गया या कोई कंसल्टेंसी आ गई, यानी इस तरह की चीजें जो भौतिक रूप से किसी चीज का निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि वो उस चीज की सेवा दे रहे हैं, तो वह सेवा क्षेत्र आ जाता है। जैसे डॉक्टर एक सेवा दे रहा है या इंजीनियर एक सेवा दे रहा है, तो ये सब क्या है, ये तृतीय क्षेत्र है। तो इस तरह से जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप है वो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में बटे हुए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और हर एक क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलाप को हमने अलग अलग विभाजित कर दिया है ताकि हमें पता चल सके कि कौन से क्षेत्र से क्या उत्पादित हो रहा है और कौन से क्षेत्र में क्या उत्पादित हो रहा है, किस क्षेत्र में हमें मेहनत करने की जरूरत है, अधिक एफर्ट डालने की जरूरत है, अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, और कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमें कम मेहनत करने की जरूरत है या कम एफर्ट डालने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। देखिए आर्थिक क्रियाओं से आशय हमारा होता है धन कमाने, यानी वो क्रियाएं जिनसे हमें धन प्राप्त होता है या अर्थ प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं, तो वो सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। देखिए तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है बाजार क्रियाएं और एक है गैर बाजार क्रियाएं। तो सबसे पहले हम बाजार क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। यानी वो क्रियाएं जिनके करने पर भुगतान प्राप्त होता है, वह सब क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। और ये यहाँ पर बाजार की क्रियाएं की बात कर रहे हैं कि जब बाजार के लिए हम कोई उत्पाद कर रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं और उसके बदले में हमें जब भुगतान प्राप्त हो रहा है या भुगतान किया जा रहा है यानी पैसा दिया जा रहा है, तो वह बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाएं क्या हैं कि गैर बाजार क्रियाओं का अभिप्राय है स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन, उपभोग प्रसंस्करण आदि का जो उत्पादन स्वयं के लिए किया जाता है, तो वह गैर बाजार क्रिया है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक किसान जो है गेहूं का उत्पादन करता है। एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है। यदि वह उस गेहूं को बाजार में बेचता है और उसको उससे पैसे प्राप्त होते हैं, तो वह बाजार क्रियाओं का पार्ट है। लेकिन मान लीजिए कि वह किसान इन गेहूं को बाजार में न बेचकर अपने उपभोग के लिए रख लेता है, तो ये जो क्रिया है ये गैर बाजार क्रिया है। यानी जो स्वयं के लिए किया गया उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है वह गैर बाजार क्रियाओं में आता है। और यदि हम उसको बेचने के लिए या अन्य प्रकार से कोई सेवा हम दे रहे हैं और उसके बदले में हमें भुगतान प्राप्त होता है, तो वह क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्थिक क्रियाओं को हम 2 भागों में किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ चर्चा के प्रश्न लेते हैं कि जो हमने आज डिस्कस किया है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम उन पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से होता है।
तो देखिए, मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। मानव पूंजी का निर्माण तभी किया जा सकता है कि जब हम किसी व्यक्ति को शिक्षित करें, उसको प्रशिक्षित करें और उसको स्वस्थ भी रखें, तो तब वह व्यक्ति मानव पूंजी बन जाता है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर शिक्षा प्रशिक्षण के द्वारा इस प्रकार के गुणों का विकास करना कि वह एक पूंजी की तरह काम कर पाए, तो वह पूंजी निर्माण कहलाता है। चलिए, इसी से संबंधित हम एक और प्रश्न लेते हैं कि मानव पूंजी अन्य उत्पादक कारकों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हमने अन्य उत्पादक कारकों को पहले भाग में पढ़ा था। जो हमारा पहला चैप्टर था पालमपुर गांव की कहानी, उसमें हमने देखा था कि उत्पादक के 4 कारक हमने बताए थे: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो मानव पूंजी अन्य कारकों से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अन्य कारक स्वयं अपने आप उत्पादन नहीं कर पाते। उन सब से उत्पादन करवाना मानव पूंजी का काम है। मानव पूंजी ही अन्य कारकों को इस लायक बनाती है कि वह उत्पादन कर पाए। इसीलिए जो मानव पूंजी है वह अन्य उत्पादक कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला प्रश्न भी लेते हैं हम कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। अब ये 3 क्षेत्रक हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि वानिकी आती है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम निर्माण, विनिर्माण, उत्खनन को लेते हैं। और जो तीसरा क्षेत्रक है अर्थव्यवस्था का, वह है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आज की डेट में सर्वाधिक रोजगार और सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र ही है। उसमें सर्वाधिक रोजगार भी प्राप्त हो रहा है और सर्वाधिक वह देश में जीडीपी में योगदान भी दे रहा है। तो इस तरह से हम जान पाए कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यह है कि आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं को हमने 2 भागों में बांटा है। एक है बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जब हम उत्पादन को बेचते हैं या वह उत्पादन या वह सेवा जिससे भुगतान प्राप्त किया जाता है या धन प्राप्त करते हैं, वह बाजार क्रियाएं हैं। और वो क्रियाएं जिन्हें हम अपने उपभोग के लिए करते हैं, यानी वह उत्पादन जो अपने उपभोग के लिए किया जाता है या वह सेवा जो अपने उपभोग के लिए की जाती है, जिनसे भुगतान प्राप्त नहीं होता है, वह गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए, इसके बाद एक अभ्यास का कार्य आपके लिए है कि पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और वहां अपने उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो। ये आपके लिए अभ्यास का कार्य है। इससे आपको ये पता चलेगा कि मानव पूंजी निर्माण किस प्रकार से होता है या मानव पूंजी निर्माण में किस प्रकार की बाधाएं लोग उसका सामना कर रहे हैं। इससे आपको ज्ञात होगा कि मानव पूंजी निर्माण में लोग किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे आपको ये ज्ञात होगा कि मानव पूंजी निर्माण में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, लोग उन समस्याओं से किस प्रकार से निजात पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ, संसाधन के रूप में लोग भाग 1। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम भाग 2 में लेके आएंगे। उम्मीद है आपको यह सब बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम अगले भाग में फिर दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।